और अमेरिका ईरान के बीच कभी हाँ कभी ना, कभी गर्म कभी नरम, ये सब कुछ चल रहा है। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि 2 दिन लगातार जो इनके बीच हमले हुए, उसके बाद दुनिया फिर सहम गई कि अब कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप ने जो कल पोस्ट करके कहा था ना कि हो सकता है कि ये ईरान कभी समझे ही ना, तो फिर हमें वैसे ही समझाना पड़ेगा जंग के जरिए, और उसके बाद फिर ईरान बचेगा नहीं, तो कहीं वो ऐसा कुछ कर न दें। लेकिन अब ये तस्वीरें आई हैं, देखिए राजधानी तेहरान में ईरान में बहुत जो बमबारी हुई उसकी तस्वीरों से लगा भी था, एक बार पूरी दुनिया परेशान हो गई थी कि भाई कुछ तो यहाँ पर अब बड़ा ट्रंप करेंगे। तो हॉर्मुज से भड़की जंग की ज्वाला तेहरान तक ऐसे पहुंची। इसकी शुरुआत हुई थी सिंगापुर के एक कार्गो शिप पर हमले से, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका फिर से शांति के रास्ते पर चलने को तैयार हो गए। अभी फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कल कतर की राजधानी दोहा में एक शांति वार्ता होगी, और मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के दोहा इसके लिए पहुंच भी गए हैं। इस हाई लेवल मीटिंग का मकसद टकराव से उपजे इस नाजुक दौर के बीच जो एमओयू हुआ है इनके बीच, उसको बचाना है। कतर में होने वाली बैठक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेंट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इन दोनों देशों को जो है एक्चुअली इनकी मीटिंग होनी थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उससे पहले ये दोबारा उलझ पड़े, तो अब ये, और वो मीटिंग होनी थी स्विट्जरलैंड में। अब ये तय हुआ कि अब ये फॉरेन मामले को संभालना पड़ेगा, तो अभी कतर में ही मिलो, तो दोहा में मीटिंग होगी, और इस बार मीटिंग केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर होगी। आप कहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्यों, वो तो एमओयू में है। एमओयू में जो भाषा लिखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, वो दोनों देश अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये झगड़ा है इस वक्त का। ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को लेकर ये कहा गया कि ईरान वहां सबको सेफ पैसेज देगा, सारे जहाजों को, और इसके बदले में अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा। अब सेफ पैसेज का मतलब ईरान ये मान बैठा है कि अब यहां मेरा कब्जा है। अमेरिका कहता है नहीं, एमओयू में ये नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि आप अब वहां पर किसी पर हमला नहीं करेंगे, वहां से गुजरने वाला हर जहाज सुरक्षित महसूस करे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमले आप करते थे जहाजों पर, हम नहीं। तो इस इंटरप्रिटेशन में जो मतभेद है, इसको ही दूर करने के लिए कल कतर में बैठक होगी। लेकिन अब ये न्यूक्लियर से भी बड़ा पेचीदा मसला हो गया है, क्योंकि यहां पहले खूंटा गाड़ दिया ईरान ने। इस पर ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची, उनका स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि अब इस बात को, अब उनका मतलब भाव यही है, भूल जाइए इस बात को कि अब ये कोई फ्री ट्रैवल पास यहां से किसी को मिलने जा रहा है। نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد. همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. वो ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवस्था देना हमारा काम है, ये काम कोई और देश करेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखिए वही जो फाइन पॉइंट्स है ना, फाइनल पॉइंट्स जिसे आप कहते हो एमओयू में, उसमें एक जगह तो दे ही दी उन्होंने ईरान को। जब आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए सेफ पैसेज दें, तो इसका मतलब हुआ कि उनका इलाका हुआ ना, सेफ पैसेज वो दें, ये जिम्मेदारी क्या है? या तो ये कहा जाता है कि भाई इसको खोल दीजिए, खत्म कीजिए, बात खाली कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करना ईरान का काम है, और उस पर वो जो रास्ता है वो सबके लिए है, जो बात हम बार बार करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स की, तो वो। लेकिन वहाँ पर जब आप ये कह देते हो कि ये जिम्मेदारी ईरान की है, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि ये उनके इलाका, आपने कस्टोडियन सा बना दिया, कस्टोडियन बना दिया। तो कस्टोडियन का मतलब कौन होता है? कस्टोडियन तो वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ। तो आपने ये कर दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। और वैसे मैं बताऊं, वो नहीं भी लिखते ना, अमेरिका ने ईरान के मुंह खून लगा दिया है कि ये कल तो भी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तो असली काम है कि भैया ये तो हो रहा है। अब इनको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, मार्को रूबियो उसको, अब वो कतर में गए, तो अब वो न्यूक्लियर वाली बात तो अभी बड़ी लंबी चलनी है, वो तो अलग है, और उसमें तो महीनों का वक्त लगना है। उससे पहले ये मामला सुलझे, वरना ये फिर अब फिर सर एक बार प्लीज चेक कीजिएगा ये तेल के दाम और वो सेंसेक्स, पता लगे ना हमारा देश कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पर। सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, और ये जिस तरीके से कहा गया था कि भाई अब बहुत आराम से और बहुत अच्छे से ये इनका शांति समझौता हो गया और लंबे समय तक चलने वाला है,
और कई ऐसे मुद्दे थे जो उसमें सुलझे नहीं थे। मुझे लगता है इस पूरे मामले से इजराइल ने जिस तरीके से राहत की सांस ली है, आज ये कहा जा रहा है कि अभी आगे से नहीं होगा, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी ईरान जिस तरीके से अड़ा हुआ है कि उस पर उसका कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अमेरिका अपना वहां पर जिस तरीके से हित देख रहा है ईरान के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या रहेगा। कल फिर इस मामले को लेकर लगता हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है दुनिया के तमाम देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और ये ट्रंप को भी समझाना चाहिए और ईरान को भी समझाना चाहिए कि अब वो स्थिति अपनी स्थिति नहीं हो। आप ऐसे दो लोगों के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं वो समझ जाए, लेकिन सर अब नहीं समझ रहे तो कोई तो दबाव डालना पड़ेगा दुनिया को। मसला है, लेकिन ऐसे तो छोड़ देवीलाल जी सकते की एक नहीं। लाइन मुझे याद आती है, देवीलाल जी जो ओ भाई ये मजेदार होगा। सुनिए अब इसको अमेरिका और ईरान पर देवीलाल जी की लाइन बताइए। देवीलाल जी की लाइन यही थी हमेशा कि कब्जा सच्चा कागज झूठा। ओहो, और उनके चलिए कुछ निकलने वाला था। ठीक है, क्या ये कब्जा सच्चा कागज झूठा, मतलब कब्जा दिल हो गया और जो कागज जो है वो चेहरा हो गया। क्या निकला से? तेल अभी बढ़ा तो नहीं? तेल बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ के में भी $70 के आसपास ही है। बढ़ा है 70 पे है $1 बढ़ा है। अच्छा, लेकिन जो हमारा बाजार है वो थोड़ा सा गिरा है, तो वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब लेकिन कोई ऐसा मेजर रिएक्शन नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। वो भी रोज समझ रहे हैं कि अभी ये रोज ही चलता है, आज ठीक है कल। अरे ये हॉर्मूज पे बात अगर बन भी जाए मान लीजिए, तो लेबनान का क्या? क्योंकि ये भी ईरान की बड़ी शर्त है। वो कह रहे थे इजराइल ने राहत की सांस ली होगी कि अच्छा है ये टूटे, ये झंझट ही खत्म हो। आपको मैं जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ना, ये किसी न्यूक्लियर विस्फोट की तस्वीर नहीं है। आमतौर पर जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है तो ऐसा मशरूम क्लाउड जो बढ़ता है। ये अगर रियल पिक्चर है तो ही दीजिएगा। वो जो वाली पिक्चर थी जिसमें दो अलग अलग तरीके से दिख रहा था, वो ये रियल पिक्चर है लेबनान में जो इजराइल ने हमला किया उसकी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन रोके नेतन्याहू को, क्या तबाही मची होगी वहां पे। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि एक एक आदमी को मारने के लिए बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने बफर जोन जो बना दिया है अब ये तो रहेगा, और ईरान कह रहा है नहीं तुम वापस तो लौटोगे। अब ये दूसरा फ्लैश पॉइंट है, इस पर ये भी कब्जा सच्चा, ये भी कब्जा, वही कब्जा सच्चा कागज झूठा। भयानक ऐसा हमला। देखिए इजराइल की मजबूरी है, इजराइल करे तो क्या करे। यदि हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर रॉकेट दागे जाएंगे तो वो अपने रिटेलिएशन में तो मारेगा ही मारेगा। और सर आधा देश थोड़ी कब्जा लेगा। देखिए भारत ने भी मारा था पाकिस्तान में। देखिए भारत ने मारा था, बिल्कुल मारा था, लेकिन हमारी इच्छा तो थी, ये पूरी इच्छा थी ना कि पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हाथ में आ जाए। तो लेबनान के अंदर घुस करके साउथ लेबनान में यदि कब्जा करता है और बफर जोन बनाता है तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए कर रहा है, अपनी सुरक्षा बचाने के लिए कर रहा है। नहीं, इस समझौते को तो खतरे में डाल रहा है ना? नहीं डाल, आपसे हमेशा यही बहस होती है। देखिए नहीं खतरे में डाल रहा है, बिल्कुल नहीं डाल रहा है। उसने कहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि अब हिजबुल्लाह यदि वहां पर बदमाशी करेगा तो लेबनीज आर्मी भी वहां पर ऑपरेट करेगी उसके खिलाफ। आप समझिए इस बात को। वो अलग समझौता है सर, ईरान और लेबनान का। ईरान अब उसको ईरान नहीं मान रहा ना। ईरान क्यों मानेगा? ईरान की दोस्ती हिजबुल्लाह से है। इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि ईरान को बड़ा इस लेबनान और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है उससे हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को बड़ी परेशानी हो रही है। सर भारत ने बहुत ही प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यदि आप उसको देखिए। हमने तो ऐसा किया था कि कोई एक सिविलियन की जान न जाए। हाँ, तो वो उसको लेबनान को इजराइल को भारत से सीखना चाहिए। पाकिस्तान करता है। हाँ, पाकिस्तान करता है। अभी पाकिस्तान ने कल रात को क्या किया? नेतन्याहू को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीखना चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई टेरर लॉन्चिंग पैड है, आतंकवादी संगठन है, तो किस तरीके से खत्म किया जाए। उनके और हमारे मसले बहुत हमारे अलग हैं, बहुत हमारे इंटरेस्ट भी अलग है। कैसे क्या सर ये इस तरीके से हमला करके ऐसा कैसे? चलिए आगे मैं आपको पाकिस्तानी खबर बता देता हूं। अब ये तो चलिए अच्छा है कि 4000 हिजबुल्लाह फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जो है बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने कल रात क्या किया? अब पाकिस्तान के भी मुंह खून लग गया है। गरीब को मारो, भारत के साथ नहीं कर सकता। अब वो अफगानिस्तान पर बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। कल फिर मुनीर की आर्मी ने, आसिम मुनीर की एयरफोर्स ने एक्चुअली वहां मौत की बारिश की है, वो भी आधी रात को। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम बरसाए, पख्तिका और कुनार। यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके सिर्फ यही बताया कि कितना जालिम हुआ जा सकता है। और सोचिए इस ऑपरेशन को नाम दिया डबल टैप।
हमने तो हमला किया रात के वक्त कि सिविलियन मौतें ना हो। इन्होंने डबल टैप का मतलब किया, टैप टैप, 2 बार बम गिराओ एक ही जगह पर, 25 मिनट के अंदर सेम जगह पर 2 बार बॉम्बिंग की। पहला हमला 12:30 पर और इसके ठीक 25 मिनट बाद 12:55 पर। इसमें 35 लोगों की मौत हुई। ऐसा क्यों? एक बार मारोगे, थोड़ी देर के बाद लोगों को बचाने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, फिर मारो उसी जगह पर। अब वो क्लेम करेगा कि इसमें आतंकवादी मारे गए, अफगानिस्तान कह रहा है कि इसमें हमारे सिविलियंस मारे गए, उसमें 4-4 साल के बच्चे भी बताए जा रहे हैं, उनकी भी मौत हुई है, बुजुर्गों की भी मौत हुई। अब ये तस्वीरें जो है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान ये काम मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार तो है जो है वो कर रहा है। अब उसको इतना समझ में आ गया कि अफगानिस्तान उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर सकता। त्रिपाठी जी, नहीं, ये पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है और जो लोग हमारे देश अरे बस एक मतलब वजह बता देता हूं। अभी कराची में इनके रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, कराची में, ये उसका बदला लिया है। यहां भी बेनकाब पाकिस्तान क्यों हुआ? वहां हमला होते ही टीवी पे कहना शुरू कर दिया इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे इंडिया है। हमला किया अफगानिस्तान में जाकर के। जी नहीं, विशुद्ध रूप से नरसंहार है। और जो पाकिस्तान कर रहा है, तो जो भारत में ढेर सारे लोग अक्सर कहाँ तक चले जाते हैं, वो गाजा पट्टी या गजा पट्टी क्या है, तो नाम लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है। ऑल आइज ऑन गजा। वो जो जहाँ चले जाते हैं ना, बड़ा बड़ा पोस्टर बनाकर, जो एकदम मुसलमान मारा जा रहा है, रोज नया जख्म मिल रहा है, ये मुसलमान नहीं है तो क्या है भाई? ये जो अफगानिस्तान में जो मर रहा है, जिसको नरसंहार किया है, मतलब जो आपने कहा ना कि डबल टैप ऑपरेशन रखने का मतलब यही हुआ कि आप कोई बचे नहीं, वहां कोई गुंजाइश जिंदा नहीं बचे, कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, जीवन नहीं बचना चाहिए, कोई आवाज नहीं उसके खिलाफ। और गाजा में कुछ होता है तो हमारे देश में लोग कूद पड़ते हैं, सोनिया जी आर्टिकल लिखने लगती हैं, प्रियंका जी बढ़िया बैग का ऑर्डर दे देती हैं, राहुल जी जाने क्या क्या बताने लगते हैं। अब कोई कह सकता है कि अरे आप तो कमाल है, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में कहां से लाए? अरे भैया, तुम भी तो हमास और इजराइल की लड़ाई में तुम भारत को लेकर चले आए थे, ईरान लड़ रहा है तो उसमें भारत को लेकर चले आते हो। लेकिन यह कुल मिला के जो आपने पहली लाइन बोली थी, पाकिस्तान का दम नहीं चल रहा है, उसका वश नहीं चल रहा है भारत की तरफ, तो अफगानिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अफगान लड़ाकों ने इनके आका अमेरिका को भी उसकी हैसियत बताई थी, इनको भी हैसियत बताई। और अब पाकिस्तान के हालात कहां पहुंचते जा रहे हैं? अभी मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें आज बलूचिस्तान की भी थी आपको दिखाने के लिए कि वहां पर किस तरीके से वहां की सेना जो है, वहां इनकी सेना वहां कैसे सिविलियंस के साथ व्यवहार करती है। और वहां तो रोजाना ही ये होता ही है, आम बात है सिविलियंस को मारना। तो एक तरफ बलूचिस्तान में फंसा हुआ, अभी पीओके में इतने लोग, दर्जनों लोग मारे गए, ऐसी खबरें आई वहां से। कभी सच्ची खबर तो वहां से पाकिस्तान से निकलती नहीं है, लेकिन दर्जनों लोगों की मौत हुई। वो लोग भी क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारी असेंबली के अंदर रहनी चाहिए, इसमें बाहरियों को मौका नहीं, बाहरियों के लिए नहीं रिजर्व करो, और हमारा आटा दाल चावल पानी तेल इसका इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हमारे रिसोर्सेज यूज करते हो, हमें कुछ तो दो। इसके बदले पीओके के लोगों को मिली मौत। पीओके के लोग कहां तक पहुंच गए हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया। और हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक ऐसा मौका आता है जिसके बाद पे टाइट टर्न हो जाती है, बिल्कुल, फिर आपके एतराज एक दूसरे के साथ नफरत में बदल जाते हैं। वो नफरत में बदल गए हैं। पीओके के लोग ताने दे रहे हैं पाकिस्तान को, और इसका जिक्र रक्षा मंत्री असेंबली में कर रहा, आप बयान सुनेंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से तो तुम्हारी लाशें भी वापस आ जाती है, मतलब पाकिस्तानी सेना की, बलूचिस्तान से तो तुम्हारी लाशें भी वापस आ जाती हैं, पीओके से तुम्हारे सैनिकों की लाश भी वापस नहीं जाएगी, ये हाल तुम्हारा कर देंगे। और इसके बाद पाकिस्तान में कश्मीरियों को लेकर के जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये रक्षा मंत्री ने इस्तेमाल की है, सुनिए आप। जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। जब हमारे मतलब ये लोग कहेंगे, और मैं आपको सही कहा, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। कश्मीरी पासपोर्ट से नहीं बनता, कुर्बानी से बनता है। कश्मीरी कुर्बानी देने के लिए है,
कश्मीरी मरने के लिए, तो भी वो साबित होगा कि वो कश्मीरी है। ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है और आपने भाषा सुनी, ये लोग, वो लोग। इसके बाद कोई शक है आपको कि पीओके में क्या इनके लिए फीलिंग होगी? नहीं, कोई शक नहीं है। और हम इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि पीओके कहने के लिए, अभी पीओके हम लोग बोलते रहते हैं, नहीं तो पीओके वाले पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान मानते हैं, अपना मानते हैं, न पाकिस्तान के लोग अपना मानते हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि वो वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। और ये बात जो उन्होंने कही वो ठीक बात कह रहे हैं, वो कश्मीरियों की कुर्बानी ही तो चाहते हैं। मैं रोज कहता हूँ कि पीओके में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, कोई डेवलपमेंट पे काम नहीं, केवल वो आतंकवादी, अपने जो आतंकवादी हैं उनको वहाँ रखने के लिए, उनके सेफ हाउस बना रहे हैं, उनके सेफ हाउस के लिए काम में लेते हैं। और जब मरना हो तो वहाँ के लोग मरे। और जहां से ये अभी पीओके में रावलाकोट जगह से शुरू हुआ था मार्च, इस आदमी ने कहा पार्लियामेंट में कि मैं तो उनको कश्मीरी नहीं मानता। जिस जगह से एजिटेशन शुरू हुआ वो कह रहा मैं तो उनको कश्मीरी नहीं मानता। एक इनके वो लालटू भी पागल आदमी को देखा, यूट्यूब पे भी देखा है, वो तो गालियां दे रहा है। वो कह रहा है कश्मीरियों की जगह, पीओके वालों को लिख रहा है, कश्मीरियों की जगह हमने इनके लिए इतना किया, इनके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिवाय इनको 6 गज की जमीन दे दो। देखिए, उनके कहने का मतलब है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आज एक आज़ाद और स्वायत्त क्षेत्र है। उसकी लड़ाई कश्मीरियों ने नहीं लड़ी है, उसकी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ी है, पाकिस्तानी रेगुलर्स ने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए वो आज़ादी की कीमत नहीं समझते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो इस साइड वाला है वो बंधक है। मूलतः ये आज़ाद कश्मीर जो है वो यही है, आज़ाद कश्मीर है। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ये उनका दायित्व तो बनता है कि वहाँ के रसद, सप्लाई, ईंधन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो, और ये आज़ादी से पहले से है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी जम्मू कश्मीर रियासत और पाकिस्तान के बीच में, कि जब तक हम अपना निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप रसद वगैरह सारा सप्लाई ईंधन आप करते रहेंगे और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपने ठीक कहा। इसलिए उनके साथ हुआ था। भारत ने उस समझौते को नहीं माना था क्योंकि वहां पर वाकई जो सड़कें थी वो हमारे से उतनी जुड़ी हुई नहीं थी जितनी लाहौर से जुड़ी हुई थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर जिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं वाकई उनका सप्लाई चेन तो वहीं से आता है। इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, तो वो यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपने उनको दिया क्यों? सर, अब एक खबर आपको दुनिया के एक दूसरे हिस्से में जो लड़ाई सबसे अब ज्यादा पुरानी हो चुकी है उसकी बात कर लेते हैं, रशिया यूक्रेन। इसका तो कोई अब नाम ही नहीं। अब लेकिन अब ये अपने बहुत भीषण फेज में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जेलेंस्की ने, कितने साल हो गए सर, कब शुरू हुई थी? 20 में, 4 साल, 4.25 साल हो गए। 22 साल में 22 में 4 साल हो गए। जेलेंस्की ने 40 दिनों का, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 40 दिन का एक ऑपरेशन शुरू किया है। उसने कहा कि मैं 40 दिन के अंदर इतना कमजोर कर देना चाहता हूं पुतिन को, रशिया को, कि ये जंग से पीछे अपने आप हट जाए। तो इसमें उसने पूरी ताकत झोंक दी है। टारगेट क्या कर रहा है वो? टारगेट कर रहा है रिफाइनरीज। अभी 2 बहुत बड़ी रिफाइनरीज जो हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक कामयाबी के साथ यूक्रेन ने कर दिया। इनके हाईवेज, इनकी सप्लाई चेन्स, इस पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और जेलेंस्की ने, और वो 1,000 ड्रोन एक बार में भेज रहे हैं यूक्रेन के लोग की सेना। तो पहली बार पुतिन भी दबाव में दिख रहे हैं। अच्छा, वहां पे भी कोई इलेक्शन, वैसे तो कोई डेमोक्रेटिक सच कंट्री नहीं है, लेकिन कहने को इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन हर बार पुतिन जीत जाते हैं। तो सितंबर में है ना फिर। हाँ, तो उससे पहले ये अपनी रूलिंग पार्टी जो है उसकी कन्वेंशन में बात कर रहे थे और वहां इन्होंने एक अजीब स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि रशिया या तो एक बहुत मजबूत देश रह सकता है या फिर वो देश रहेगा ही नहीं। हम एक सुपर पावर की तरह ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, वरना हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। Can only be a strong and independent country, or there will be no Russia. There are only 2 paths. Whenever we show weakness, we are being ignored and being treated only with a violent approach. They always test us. They try to remove us as a global factor of power that stands against evil. Like I said, they have always failed
they will fail this time and they will fail forever. क्या पुतिन दबाव में है इस जंग में अब त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दबाव में तो अगर वो नहीं होते तो अलास्का मिलने के लिए नहीं जाते वो ट्रंप से, तो दबाव में तो निश्चित तौर पर हैं। और चूंकि अब लड़ाई जिसको कहते हैं ना कि कहीं रुक नहीं रही है, तो पुतिन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भले दुनिया को ये लगता है कि अरे उनके साथ चाइना खड़ा है, क्या दिक्कत है, लेकिन पुतिन दरअसल इसको बहुत अच्छे से देश के तौर पर नहीं ले सकते कि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस चाइना के ऊपर हो रही है, जो एक समय में यूएसएसआर रहते हुए सबसे बड़ा विरोधी देश था। तो ये चूंकि अब लोगों को नहीं समझ में आता, इतिहास के तौर पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यूएसएसआर और चाइना का तो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा थी। कई लोग सोचते हैं कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, तानाशाह हैं एक तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, जब हम इस तरह 1969 में दोनों के बीच में बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद दोनों रास्ते अलग अलग बदल लिए। वो तो आज भी खबरें छपती हैं कि उन दोनों को शक है कि एक दूसरे की जासूसी कराते हैं ये। निश्चित तौर पर। और जब ऐसी डिपेंडेंसी होती है तो उसका खतरा क्या होता है, और जिसको मुझे लगता है कि भारत सरकार नीति के तौर पर कह रही है, ये मैं लंबे समय से इसको सजेशन के तौर पर कहता हूं कि वहां का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है वो पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है। भारत अकेला है जो वहां एंट्री कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि दूसरे और दोस्त। मेरा सवाल वॉर पे था, आप इसको थोड़ा उस पर ले गए। मैं इसीलिए ले जाऊं, वो बहुत जरूरी है। मैं चूंकि आप जो कह रहे हैं मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी इकोनॉमी उनकी डिपेंडेंट हो गई है चाइना के ऊपर। चाइना उसका एक तरह से कहते हैं कि जब आप वो अंग्रेजी में शब्द आता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास है, तो उसका खतरा होता है, मोनोपोली का खतरा है। और अब जो पुतिन को चाहिए वो दुनिया के लिए गेटवे चाहिए। इसीलिए आप देखते हो बार बार वो कहता है कि हम तो चाहते हैं कि इनके साथ ये भी बनाए, हम तो इनको देना चाहते हैं। और उसमें पुतिन को लगता है कि भारत अमेरिका के साथ उसको एक थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि कूल करने में, थोड़ा ठंडा करने में वो आसानी करेगी। अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो पुतिन के लिए और रशिया के लिए बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लड़ाई तो वो लड़ते रहेंगे, बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी बड़ी है, यूक्रेन ने भी लड़ लिया 5 साल। मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन वो अब डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, अच्छा नहीं कि यूक्रेन अब जो कर रहा है वो मॉस्को तक मार रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग तक मार रहा है।